वंदे मातरम कथावाचक स्वागत है आपका फिर से एक नए एपिसोड में। आज का एपिसोड हमारा होने वाला है गुरुदेव शिखर पर अचल। श्री श्री रविशंकर का जीवन। भानुमति नरसिम्हा। ये भानुमति नरसिम्हा के द्वारा लिखी गई हुई। तो इस पुस्तक में हम सिर्फ पहले क्या करेंगे, भूमिका के बारे में बात करेंगे। तो चलिए इस एपिसोड में मैं आपको भूमिका के बारे में समझाता हूँ या तो इसके बारे में देखते हैं। सत्य बहुआयामी होता है। होटल नेशनल द क्यूबा के वॉल रूम में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली पंक्ति में बैठे मैं भावनाओं के तूफान और अनुत्तरित प्रश्नों के बीच भी शांत व स्थिरता का अनुभव कर रही थी। कमरे में स्पेनिश से कम 100 से अधिक अलग अलग बात चल रही थी। फर्श टीवी स्टेशनों के वीडियो कैमरा तारों से टिमटिमा रहा था। कैमरामैन अपने लिए सबसे अच्छी जगह तलाशने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। उसमें से अधिकांश लोग उस क्षण की सच्चाई के लिए तैयार नहीं थे। उस स्थान के ड्रेस कोड से बिल्कुल अलग सफ़ेद चमकीली कपड़े, लंबे केस व दाढ़ी में गुरुदेव के पीछे कोलंबिया के रिवॉल्यूशनरी ऑर्डर्स आर्मर्ड फोर्स ऑफ कोलंबिया पुलिस आर्मी के नेता इवान मार्क्वेज ने प्रवेश किया एवं अपना स्थान ग्रहण किया। अचानक सबका ध्यान स्टेज की तरफ केंद्रित हो गया। हम गुरुदेव शंकर से सहमत हैं, इवान मार्केज ने कहा, कि भीतर गहरे हम सब पीड़ित हैं और यदि हम इस समझ के साथ शुरुआत करें तो हम आपके अतीत को पीछे छोड़ सकते हैं, जो हिंसा की दुखद कथा है और जिससे हरगिज नहीं दोहराया जाना चाहिए। इस मदद के भाव के कारण हम अपने परोपकारी देश के साथ समझौता या सह-अस्तित्व की भावना का समर्थन करते हैं, जिसकी नियति युद्ध नहीं हो सकती। हमारा अगला राजनीतिक लक्ष्य हो सकता है, क्योंकि अहिंसा के नए दृष्टिकोण के साथ यह सत्य था कि 50 से अधिक वर्षों में 2,50,000 लोगों की मौत के लिए जिम्मेवार फार्क सदस्यों को कोई लोग अपराधी मानते थे। लेकिन गुरुदेव की नज़र में यह भी सत्य था कि वे ऐसे पीड़ित हैं जो मदद की गुहार लगा रहे हैं। ये युद्ध करने वाले लड़ाकू गहरे भीतर अपने बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य की इच्छा रखते हैं। यह पहली बार नहीं था जब गुरुदेव ने ऐसा कोई बीड़ा उठाया हो। इराक के ऐसे रोड जोन इलाके में जहां प्रवेश से पहले संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी भी सोचते हैं। LTTI से संपर्क के लिए श्रीलंका के नो मैंस लैंड में जाना, युद्ध में मार झेल चुके यूक्रेन के लोगों में फिर भी यूक्रेन के लोगों से उम्मीद जगाना ऐसा कोई काम नहीं थी जो मेरे भैया ने शांति की स्थापना के लिए न किया हो। यह पहली बार था जब ऐसे किसी मिशन पर उनके साथ थी। 25 जून 2015 को राष्ट्रपति खुआन मैनुअल सेंटोला का निमंत्रण पर बोगोटा, कोलंबिया पहुंचे। राष्ट्रपति के साथ
10 मिनट की निजी बैठक घंटों भर की चर्चा में बदल गई और गुरुदेव ने शांति समझौता करार तैयार करने के लिए सभी प्रयत्न करने का वादा किया। वहाँ से हवाना जाते हुए रास्ते में मैंने सोचा, हम अज्ञातवास कुछ दिनों के मौन और विश्राम के लिए जा रहे हैं। मुझे कुछ नहीं मालूम था क्या होने वाला है। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें विंटेज कार में ले जाया गया। मुझे लगा कि वह विशेष व्यवस्था गुरुदेव के लिए की गई, लेकिन जल्दी ही मुझे एहसास हुआ कि क्यों के सभी कार ऐसे ही थी। होटल एक पुरानी विक्टोरिया शैली का भवन था, सजा हुआ, सफ़ेद एवं साफ। मेरा कमरा बड़ा था। एक कोने में अध्ययन कक्ष था। अगलू बगल अगले लैंप हाथ से रंगे हुए व सुंदर थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने कमरे में खुद को व्यवस्थित किया और कल होने वाले सुंदर व खुशनुमा सुबह का विचार लिए सो गई। अगला दिन काफी महत्वपूर्ण था। सभी बैठक के लिए तैयार हो गए थे। भले ही मुझे स्पेनिश का एक शब्द नहीं आता था, पर मैंने कह दिया, मैं भी आ रहा हूँ। मुझे बताया गया कि वहाँ गुरिल्ला नेता होंगे। मैं खूंखार दिखने वाले एवं कट्टर विचारधाराओं वाले पुरुषों से मिलने के लिए मानसिक रूप से तैयार थी, लेकिन बाहर से तनावपूर्ण दिखने के बावजूद उन उचित शिक्षित लोगों के स्नेह व कोमल व्यवहार से मैं सुखद आश्चर्य से भर गई। सभी को वहाँ निशस्त्र उपस्थित होना था, लेकिन मुझे अभाव हो रहा था कि हथियार उसकी पहुंच से बाहर नहीं। उन्होंने बहुत गंभीरता से चर्चा में हिस्सा लिया। अनुवादक उसकी भावनाओं को अभिव्यक्ति करने की कोशिश कर रहा था, परंतु उसके चेहरे पर थकान व खींच स्पष्ट दिखाई पड़ रही थी। वे अपने अनेक रिश्तेदारों व करीबी लोगों को खो चुके थे। वह इस लगातार चल रहे युद्ध से थक चुके थे। वहाँ कुछ स्त्रियां भी मौजूद थी और मुझे बताया गया कि फार्क के कुल सदस्यों में से 40% सदस्य महिला हैं। उसके कई कमांडर 50 व 60 वर्ष से अधिक उम्र के थे, इसलिए शांति की रतकलता आवश्यकता स्पष्ट दिखाई पड़ रही थी। उनका अपना प्रेस टीवी स्टेशन था एवं वे लगभग एक समानांतर सरकार चला रहे थे। वे शक्तिशाली थे, फिर भी बदलाव चाहते थे। गुरुदेव ने वहाँ अपनी समस्या बताने वाले हर एक की बात सुनी और मिलकर उन पर चर्चा की। हर एक क्षण मर्मस्पर्शी था। पहले दिन ही एक रिश्ता बन गया था। दूसरे दिन उन्होंने गुरुदेव को गुरु के रूप में मान लिया। आज से पहले मैंने संतों की लड़की व पत्थरों की आकृति ही देखी थी, लेकिन आज मैं जीवित संत के साथ हूँ। फॉर्क कमांडर पेक्स्टर
एलेप फॉर कमांडर पेक्स्टर एलेप ने कहा। उन्होंने गुरुदेव को 2 पत्थर दिए, एक अपनी ऊर्जा से भरकर। फॉर्क को वापस देने के लिए उन्होंने उनसे जिसके फॉर्क को वापस देने के लिए जिससे उनके लोगों उस पत्थर को छूकर गुरुदेव की उपस्थिति को महसूस कर सके, और दूसरा गुरुदेव को अपने पास रखने के लिए। तीसरे दिन उन्होंने गुरुदेव का हाथ थामकर कहा, हम गुरु से वादा करते हैं कि हम अहिंसा के गांधीवादी सिद्धांत को अपनाएंगे। इस घटना ने मुझे भीतर तक छू लिया। यह कैसे संभव था? सख्त मान्यताओं के अनुसार पूरा जीवन जीने वाले केवल 3 दिन में कैसे पिघल गए? गुरुदेव ने अहिंसा के सिद्धांत में वीरता व संचार कर दिया। एक पत्रकार जानने को उत्सुक था कि कैसे गुरुदेव ने फॉर्क नेताओं का मन पूरी तरह बदल दिया। लेकिन क्या यह सचमुच मान्य रखता था? लेकिन क्या यह सचमुच मायने रखता था कि क्या कहा गया? यह महत्वपूर्ण था कि किसने कहा था। हम अपने ही विचार की दुनिया में रहते हैं। गुरुदेव के साथ सफर करना मुझे इस दुनिया से बाहर निकलता था। गुरुदेव के साथ सफर करना मुझे इस दुनिया से बाहर लगता था। जब मैं देखती हूँ कि हर जगह लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। उदाहरण के लिए होटल की लिफ्ट में हम मेक्सिको सांसद के किसी प्रतिनिधि से मिले। गुरुदेव ने उनका अभिवादन किया, और जब उन्हें मालूम हुआ कि वे शांति बर्ताव के लिए आए हुए हैं, तो उन्होंने बड़ी खुशी गुरुदेव को मेक्सिको की संसद को संबोधित करने के लिए आमंत्रण किया। कोलंबिया हो, दक्षिण अफ्रीका हो या उत्तरी ध्रुव, हवाई अड्डा हो, रेलवे स्टेशन हो, यह साधारण लड़के सत्य सही के लिए लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। मैंने उनके साथ 90 देशों की यात्रा की है, और हर जगह मैंने रोते हुए हृदय को पुकारा। सच्चे साधकों की तरफ और बुद्धिजीवियों के किसी उच्चतर ज्ञान को पाने की प्यास को देखता है। और कई लोगों में मैंने यह जुड़ाव गुरुदेव के माध्यम से सहज ही होते देखा है। मीडिया ने इसे एक ऐतिहासिक क्षण कहकर अभिवादन किया। मुझे ऐसा अपनी आंखों को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बचपन में समंदर के किनारे टहलते हुए मैं कोमल व सुंदर शंख जमा कर रही थी, और ऐसा महसूस होता था जैसे वह कोई कीमती खजाना हो। आज समय के साथ आगे बढ़ते हुए मुझे लगता है कि मैंने अपने जीवन में अनेक अमूल्य क्षण जमा किए हैं। प्रेम बर्ताव के बाद हम गुरुदेव के साथ समंदर के किनारे टहलने गए। मैं समंदर की सुकून देखती आवाज का आनंद लेते हुए शांत चित्त टहल रही थी। लहरों की तरह मेरे जीवन में भी अनेक घटनाएं उठती व शांत हो गई। फिर भी समंदर की गहराई से गहरी स्थिरता है। मेरे आसपास सब कुछ बदल गया।
बदल गया है, पर मैं वही हूँ, गुरुदेव वही हैं। यह यकीन नहीं कर पा रही थी कि यह सब सत्य है, मेरे सत्य है कि वे मेरे भैया है, मेरे गुरु है। लेकिन दरअसल वे कौन है? यह एपिसोड समाप्त हुआ। अगले एपिसोड में हम बात करने वाले हैं मध्य रात्रि का सूर्योदय, जो कि अध्याय 1 होने वाला है। धन्यवाद। वंदे मातरम।